इसीलिए थैंक यू वेरी मच। श्री अर्जुन राम मेघवाल टू रिप्लाई द डिस्कशन। सभापति जी, No. Okay, nothing will go on record now. The Constitution, no, Honorable Minister. 128th Amendment Bill, Leader, after leader of the 2023 opposition, after leader of the opposition, after leader of the House or Prime Minister can speak, no one else. Leader of the opposition has concluded this side. No, please. Arjun Ram Meghwal ji. Nothing else will go on record except what the Honorable Minister Arjun Ram Meghwal says. Sabhapati Mohoday, the Constitution 128th Amendment Bill 2023 नारी शक्ति वंदन के संबंध में जो चर्चा आज आपने प्रारंभ की, अनुमति दी, उसमें रंजीता रंजन से लेकर के निर्मला सीतारमण जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी सहित 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और सबने करीब करीब मुझे लगता है इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए मैं सबका आभार भी प्रकट करता हूं। मैं सभापति जी, जो हमारे जेपी नड्डा जी जब बोल रहे थे, उभय भारती का एक इशू आया, निर्मला जी ने भी कहा, तो मैं एक उसका आगे की एक कड़ी बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी कैसे जीते और मंडन मिश्र कैसे हारे। क्योंकि उभय भारती को मार्केट जाना पड़ गया या बाहर कहीं जाना पड़ गया, तो दोनों बहस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, जैसे अभी संसद में डिबेट हो रही है। तो हाँ, विदुषी भारती, यस, तो विदुषी भारती ने कहा मुझे बाहर जाना है, मनोज जी बाहर जाना है, मुझे आपका जो आप डिबेट करते रहो। तो उन्होंने कहा आप तो बाहर जाओगे, आप डिबेट करते रहो, आप कैसे जज करोगे कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन विदुषी भारती ने क्या किया, 2 फूलों की नेचुरल मालाएं, एक अपने पति को पहनाई और एक शंकराचार्य जी को पहनाई, और जब 3-4 घंटे बाद वापिस आई तो उन्होंने अपने पति को हारा हुआ डिक्लेयर किया और शंकराचार्य जी को जीता हुआ डिक्लेयर किया। तो अपने पति ने पूछा कि ऐसे कैसे किया, तुम तो बाहर थी। उन्होंने कहा मैंने खुशबू की जो फूलों की माला थी नेचुरल, वो आप दोनों को पहना के गई। डिबेट के दौरान आपको गुस्सा आ गया, जिससे आपकी माला सूख गई, और शंकराचार्य जी गुस्सा नहीं आया, इसलिए वो माला सूखी नहीं। इसलिए विदुषी महिलाओं का ये जो काम है, अगर ऐसी महिलाएं आएगी संदर्भ में तो निर्णय सात्विक होंगे, हमें भी ज्ञान देंगे और अच्छा निर्णय करने पाने में हम सक्षम होंगे। ऐसा बिल मोदी जी ने के नेतृत्व में हम लेकर के आए हैं। सबने अपने समर्थन जताया। अब आप खड़गे जी को अभी गुस्सा आ रहा था, केसी वेणुगोपाल जी को आ रहा था। मैं अब अगला बिंदु सर, ये सारा अधिकतर बता दिया। माननीय मंत्री जी, आप सौभाग्य हैं, आपका परम सौभाग्य है कि आपके बिल का समर्थन पूरे सदन ने किया है। ऐसी परिस्थिति में अब कोई आक्रोश की गुंजाइश नहीं है। थोड़ी चीजें तो मैं बताऊंगा, दो चार चीजें सभापति जी, 2-4 चीजें सभापति जी, क्योंकि ये नए विषय हैं, जैसे अभी ये विदुषी भारती वाला विषय है, कुछ नई चीजें आएगी। चलो, मैं एक विषय जिसका जिक्र गीता मुखर्जी कमेटी का जिक्र आया, लेकिन इसमें सदस्य कौन कौन थे उसका उल्लेख तो करना चाहिए, सदन को जानना चाहिए। ममता बनर्जी उस कमेटी में सदस्य, मीरा कुमार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुमित्रा महाजन इस कमेटी में सदस्य, शरद पवार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुषमा स्वराज इस कमेटी में सब सदस्य है, डॉक्टर गिरिजा व्यास जो राजस्थान से आती थी वो इस कमेटी में सदस्य है,
प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस कमेटी में सदस्य है, उनका तो उल्लेख करना ही पड़ेगा ना। बड़ा योगदान दिया इन लोगों ने, इस बिल को रूप देने में योगदान दिया। हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, 11वीं लोकसभा भंग हो गई। 11वीं, 12वीं, 13वीं, इसका सारा जिक्र निर्मला जी ने भी किया। लेकिन मैं इन सभी जो हमारी दो तो हमारी स्पीकर रही साहब, सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार तो स्पीकर रही, और सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष रही। आज मैं मन से इन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल को इस रूप में लाने के लिए प्रेरित तो किया। अब कह रहे 27 साल लगे, उस समय भी प्रयास किया था। लेकिन अब खड़गे जी अभी कह रहे थे कि ये कब आएगा, कैसे आएगा। आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, सब संभव है, चिंता मत करो आप। मैं अब 2-3 बातें और सभापति जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, और थोड़ा बताना भी चाहता हूं कि ये ओबीसी प्रेम बिल की चीजें काफी आ गई। मुझमें जो अधिकतर बिल की जो चीजें आई है डिस्कशन में, वो सेंसस था, डिलिमिटेशन था, रोटेशन था, ओबीसी का विषय था, क्लॉज 5 का भी जिक्र एलओपी ने किया, ये सब चीजें थी, ये सब चीजें थी। लेकिन आपके अचानक ये ओबीसी प्रेम अचानक अभी आपके ओबीसी प्रेम कैसे याद आया, मेरे समझ में नहीं आया। आप तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। 1951 में बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, और उसमें उन्होंने 4-5 कारण गिनाए थे। लेकिन एक कारण यह भी गिनाया था कि नेहरू जी, आपने वादा किया था कि ओबीसी समाज के लिए, वेयरफेयर के लिए मैं कमीशन बनाऊंगा। आपने कमीशन नहीं बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तब से आप तो ओबीसी के खिलाफ थे। अब अभी कैसे प्रेम जाग गया आपका? तब से लेकर के और जो संवैधानिक दर्जे का मामला था, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ, आपके कालखंड में तो वो भी नहीं हुआ। कैसे आपने, पता नहीं, प्रेम आपका जाग गया? ये राजनीतिक कारण से जागा होगा। मैं एक विषय योजनाओं का जिक्र आया, उसमें एक चीज सभापति जी कहना चाहता हूं। योजनाएं ठीक है, सभी ने बनाई होगी, सब बनाते ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में जो योजनाओं की स्थिति बेहतर कैसे हुई, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। पक्का मकान बनाने की योजना थी, और हमने सबने देखा एक पंचायत में 2 या 3 टारगेट आते थे। प्रधानमंत्री 2014 में आए, प्रधानमंत्री आवास योजना आई, और एक ग्राम पंचायत में जहां 3 और 4 टारगेट आते थे, वहां 300 और 400 टारगेट आने लग गए। राशि 43,000 होती थी, जो 1.5 लाख हो गई, और कुछ राज्य सरकारों ने सहयोग किया तो 2.5 लाख हो गई। कहां 3 और 4 टारगेट, कहां 300 और 400 टारगेट, कहां राशि 43,000 और कहां राशि 2.5 लाख तक पहुंच गई। और उसके बाद स्केल और स्पीड तो बढ़ी। उसके बाद जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, आप वीडियो से मंगाओ, कलेक्टर से मंगाओ, सारी प्रक्रियाओं में उसको किस्त मिलती ही नहीं थी। तो ये सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करके, जियो टैगिंग करके सीधा डीबीटी में पैसा दिला दिया। ये एम्पावर्ड किया महिलाओं को, इसलिए योजनाओं का जिक्र करना जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा, कोई विषय आया कि आप अलग अलग सोचते हो, होलिस्टिक अप्रोच से सोचते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये हमारा मूल मंत्र है सरकार का काम करने का। होलिस्टिक अप्रोच में सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सेशन आया, इस सेशन में जो ये बिल आया, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। ये प्रधानमंत्री जी का कोट ही नहीं है, ये जीवन शैली है। अमृतकाल का समय, नए संसद भवन में पहला बिल, और वो भी नारी शक्ति वंदन का, और उसमें भी सभी दलों का समर्थन। इसलिए मैं सभी का आभार भी पुनः प्रकट करना चाहता हूं। मैं विपक्ष की एक बात से, जयंत चौधरी जी ने एक बात कही कि
नीति स्पष्ट नहीं थी आपकी, इसलिए लेट हो गए, नीयत नहीं थी। जैन जी, ये मैं कहना चाहता हूं, ये बिल इसलिए नहीं लाया गया है कि हमको इसको अटकाना चाहते हैं। अटकाना और भटकाने वाला टाइम चला गया। विपक्ष के समय लोकसभा में ये बिल इसलिए पास नहीं हो सका क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नीयत थी, ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है, इसलिए बिल आया, सर्वसम्मति तक पहुंच गया। ये सारी प्रक्रियाओं से पार करता हुआ मैं, एक विषय आया जनगणना का, कि जनगणना की क्या जरूरत होती है। उन लोगों ने जनगणना की, जनगणना का आप थोड़ा अर्थ भी समझते ही होंगे, सब विद्वान लोग बैठे हैं। भारत में जनसंख्या जनगणना संघ का विषय है, अनुच्छेद 246, और संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर यह सूचीबद्ध है। जनगणना संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन, प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजित किया जाता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। आप कह रहे हो अभी ले आओ, 24 में ले आओ। अरे इस जनगणना में देखो, ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, खाली जनगणना नहीं है, ये हेड काउंट नहीं है। इसमें आपको आर्थिक गतिविधि क्या है, साक्षरता की दर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन, मृत्यु दर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, प्रवासन, विकलांगता और कई अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिक डेटा के बारे में जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है। ये छोटा विषय नहीं है जनगणना। आपने ऐसे ही कह दिया क्या है जनगणना, करा लो जनगणना, ऐसे ही हो जाएगी। और 82 आर्टिकल के बारे में भी आपने ऐसा बोल दिया। ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण इसको हमने कहा है, इसमें क्लोज 5 में जोड़ा है, क्लोज 5 में जोड़ा है कि बिल पास होगा, सेंसस होगी, और 2026 तक चूंकि फ्रीज है डिलिमिटेशन आयोग का विषय, तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन आयोग स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके और सीट कौन सी रिजर्व होगी वो तय करेगा। इसलिए ये विषय कोई हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम करना नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ संवैधानिक चीजें थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। मैं अब थोड़ा बिल के बारे में आता हूं सभापति जी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल के बारे में आता हूं कि ये मैं कह रहा हूं कि हम नारी शक्ति को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देकर के सच्चे अर्थों में नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं। भारत की महान परंपरा में नारी शक्ति का योगदान हमेशा से ही रहा है। वैदिक काल में गार्गी, अपाला घोषा, लोपा मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने उस काल में देश और समाज को नेतृत्व प्रदान किया। रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी शक्तियों ने समय पर आने पर राज्य का नेतृत्व किया। ये उल्लेख हुआ, इसलिए कह रहा हूं, अपने राज्य के शत्रुओं से भी अपने राज्य की जनता की भी रक्षा की और विकास के नए प्रतिमान भी गढ़े। इसलिए मैं सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, रानी गैडिन्ल्यू, भगनी निवेदिता, एनी बेसेंट, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, अरुणा अशरफ अली, अमृता बिश्नोई, सुषमा स्वराज ऐसी विदुषियों को मैं इस मन में याद भी करता हूं। महोदय सभापति जी, जब महिलाएं नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेगी तो वे निर्णय ज्यादा संवेदनशील, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ममता, करुणा, त्याग, तप, दया, प्रेम, समर्पण, ईमानदारी, साहस, रचनात्मकता के साथ साथ शक्ति महिलाओं के स्वाभाविक गुण हैं जिनका प्रभाव हमें आगे नीति निर्माण प्रक्रिया में दृष्टिगोचर होगा। 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इस कालखंड को अमृत काल का नाम दिया है, और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। उस समय विकास की इस प्रक्रिया में नारी शक्ति की प्रभावी भूमिका हो, इसलिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नवीनतम डेटा जिसका जिक्र आया के अनुसार विश्व भर में
नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 26.7% है। ये हमें बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? सबने ये जिक्र किया, 8-10 मान्य शासकों ने जिक्र किया। जैसे ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो 33%, 1/3, ऑलमोस्ट 33%, तो हम विश्व में जो विकसित देश है उनसे भी आगे चले जाएंगे। ये इसलिए बिल लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और आशंका प्रकट करने की जरूरत नहीं है। एक विषय आया, देखिए सभापति जी, मैं करीब मैं अब समाप्ति की ओर ही हूं, क्योंकि मुझे एक विषय आया अडल्ट फ्रेंचाइज का, मताधिकार। मताधिकार किसने दिलाया था? ये मताधिकार बेसिक पॉइंट था, जिसके कारण देखिए 27 जनवरी 1990 को साउथ बोरो कमेटी आई। फिर उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर लगातार लगे रहे कि अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। हमारे भी बहुत से लोग लगे रहे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का एक कोट याद करूंगा सभापति जी, एक बाबा साहब का कोट याद करूंगा। जब हम मताधिकार दे रहे थे संविधान सभा में, तब कई लोगों ने कहा, ये कांग्रेस के लोग भी थे उसमें अधिकतर, कई लोगों ने कहा कि मताधिकार मत दो, बहुत से लोग अनपढ़ हैं, बहुत से लोग अनपढ़ हैं। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, मैं एक कोट करूंगा, कोट अनकोट, माई फीलिंग इज दैट every man is intelligent enough to understand exactly what he wants. Literacy has not much bearing on this point. A man be illiterate, none of less he may be intelligent. ये बाबा साहब का सोच था, जिसके कारण ये मताधिकार आया। मताधिकार के बाद अब प्रतिनिधित्व देने हम जा रहे हैं। अब मैं चूंकि बहुत से विषय आ गए और कुछ कविताओं का विषय भी आया, तो मैं भी मेरी लास्ट में एक अंतिम कविता कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। अमृतकाल की बेला आई, सभापति जी, अमृतकाल की बेला आई, इच्छा शक्ति दिखाई है, नारी शक्ति बंधन से महिला पहचान बढ़ाई है। नहीं रुकेगी, नहीं थकेगी, महिलाएं अब नहीं झुकेगी, एक नया इतिहास रचेगी, रोशन अपना नाम करेगी। सारा भारत झूम रहा है, आज सारा भारत झूम रहा है। आपने देखा होगा कितनी महिलाएं बैठी है। सारा भारत झूम रहा है, घर घर मंगल गान बजा है, नारी को अधिकार मिला है, भारत मां का मान बढ़ा है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। सभापति जी, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। अमृतकाल में सारा भारत देता आज बधाई है, प्रधानमंत्री जी को देता आज बधाई है। अमृतकाल की बेला आई, इच्छा शक्ति दिखाई है, नारी शक्ति बंधन से महिला पहचान बढ़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सभी बधाई और धन्यवाद भी देते हैं कि आपने ऐसा नेतृत्व दिया, जिसके लिए ये बिल आया। मैं अब चाहूंगा कि इस बिल को आप कंसीडरेशन के लिए लें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister.